लास्ट टाइम लोग बात कर रहे थे टोटोमेरिज्म की, कहाँ तक बेटा कंप्लीट किया था? अच्छा, कैटाइनोट्रोपी हो गया था, एनानोट्रोपी हो गया था, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो गए थे, एसिड कैटलिस्ट का मैकेनिज्म हो गया था, बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म हो गया था। अच्छा बताओ, वहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ बात किया था कि अगर हमें रेट ऑफ इनॉल निकालना है, क्या निकालना बेटा? एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ही बोलो, यस। और अगर कार्बन है तो कार्बन। और उसके बाद फिर हमने बात किया था स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी होगा, या फिर जो कंपाउंड हम डिफरेंट कीटोइनॉल कंपाउंड्स लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन चेक करते हैं। हाँ, तो खैर वो हम देखेंगे। अब आगे की बात किया जाए। आज सारा मैकेनिज्म हमको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम वो हम बात करने जा रहे हैं कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो जैसे होता क्या है कि कीटो को एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमने ये एग्जांपल बेटा लिया CH3। अब तो हमको ट्रिक पता है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ CH3। अब इससे डबल एरो बनाओगे क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। नंबरिंग बेटा कहाँ से करते हैं? डबल बॉन्डेड से। 2 और एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हम इसको क्या करें? CH2H लिख लें, तो 1 2 3 हो गया। अब 3 से हाइड्रोजन निकल के कहाँ जाता है? 1 में। याद है ना ट्रिक क्या था? जो एटम चेंज होता है, एटम जो मूव होता है, वो कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम 3 to 1। या हम लोग सीधे कह सकते हैं कि फ्रॉम ऑड टू 1 जाता है। बोलो। और जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 1 से 2 3 जाता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो 2 1 से कहाँ जाता है? बताओ, 2 3 जाता है। ये ट्रिक था हमारा। ओके, तो बताओ बेटा, ये अब डायरेक्ट बनाओ ना। अब ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा, और ये पहले स्केलेटन बना लो, CH2 CO CH3। ध्यान देना। अब बताओ बेटा, डबल बॉन्ड 2 1 से कहाँ आ जाएगा? 2 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये हाइड्रोजन निकल के 3 से कहाँ चला जाएगा? 1 पे चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, और इसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। अब बात ये आती है, पता है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, विच वन इज मोर स्टेबल? विच वन इज मोर स्टेबल? जो भी हम लोग करेंगे एकदम डिफरेंट, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे आज। विच वन इज मोर स्टेबल, कीटो और इनॉल? अब ये चेक करना होगा कि कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है या इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसके लिए अगर हम कुछ क्राइटेरिया हैं उनकी बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। जैसे क्राइटेरिया 1 यूज करें हम लोग, क्राइटेरिया 1 यूज करें, तो क्राइटेरिया 1 जो हम यूज करेंगे वो है क्या बेसिकली? जरा देखो क्राइटेरिया 1 क्या है। आपको पता है कि सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड, के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड। अच्छा बेटा, अगर ये कीटो फॉर्म है तो ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। आप जब के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या करते हो? प्रोडक्ट को ऊपर रखते हो, रिएक्टेंट को नीचे रखते हो। तो अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखूं तो बेटा क्या आएगा? ऐसे पहले लिख लेते हैं, क्या आएगा? CH2 प्रोडक्ट COH, और क्या आएगा? CH3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? बताओ, रिएक्टेंट क्या है? CH3 CO। कॉन्सेंट्रेशन लेते हो कि नहीं लेते हो? ऐसे तो इसको ऐसे ना लिख के इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ऊपर लिख देते हैं इनॉल, और नीचे क्या लिख देते हैं? कीटो। समझो आप, कीटो इनॉल को एक्चुअली मेन इसमें कीटो इनॉल ही है, पहले उसी को हम डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जितने भी मैंने आपको बताए थे बाकी के और है ना, वो सब भी कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम केस 1 लें, केस 1 लें, मान लेते हैं कि जो के इक्विलिब्रियम है वो ग्रेटर देन 1 है। सुनना, अब देखो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, तो समझ रहे जरा बात को। अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो बेटा के इक्विलिब्रियम तो ये है, तो के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कि इनॉल बाय क्या? बताओ, कीटो। समझ ना बात को, इनॉल बाय कीटो। और इसका वैल्यू कितना है? के ग्रेटर देन 1, इट मींस ये उधर चला जाएगा, सो इनॉल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? कीटो हो जाएगा। अब बताओ कौन ज़्यादा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? इनॉल का ज़्यादा है।
तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो वी कैन टेल अबाउट व्हिच वन इज मोर स्टेबल, या किसका कंटेंट ज्यादा होगा। भाई स्टेबल वही होगा जिसका कंटेंट, या फिर जिसका जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंटेंट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका कंटेंट ज्यादा है, यानी परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कीटो। क्या लिखें? इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। लिखना नहीं, समझते जाओ पहले बात को। एक्चुअली में अगर सही बात किया जाए बेटा ना, तो अब टॉटोमेरिज्म का रियल पार्ट शुरू अब है। पहले तो सारे बेसिक्स चल रहे थे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आती है, मैं सामने सामने प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब मान लो हमने केस 2 लिया। क्या लिया बेटा मैंने? केस 2। और हमने कहा कि के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। के इक्विलिब्रियम इज, अच्छा के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला तो ये है बेटा। तो के इक्विलिब्रियम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इनॉल बाय कीटो। अब आगे का टेस्ट भी हो तो वो भी खतरनाक मस्त होना चाहिए। जो लास्ट टेस्ट जैसा आपने दिया वैसे ये टेस्ट भी आगे का बढ़ता चला जाएगा, तो उस तरह से सारे टेस्ट अच्छे होने चाहिए आपके। अच्छा बताओ, ये इधर चला गया बेटा यहाँ से, तो क्या मिला हमें? बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो। अब बताओ कौन कम हो गया? इनॉल। कौन ज्यादा हो गया? कीटो। राकेश बेटा आप थोड़ा लेट आओ, समझो, कुछ नहीं दिक्कत है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग जब के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखते हैं केसी या केपी का, तो क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे। तो हमने इसका के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखा। तो देखो ये प्रोडक्ट है ना, देखो ऊपर आ रहा है। ये रिएक्टेंट कहाँ पे आ रहा है बेटा? देखो नीचे आ रहा है। रिएक्टेंट नीचे आ रहा है। ऊपर जो आ रहा है उसका नाम क्या है? इनॉल। नीचे जो आ रहा है उसका नाम क्या है? तो हमने ऊपर वाले को लिख दिया इनॉल और नीचे वाले को लिख दिया कीटो। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर एक मान लेते हैं कि लेट के इक्विलिब्रियम इज गिवन, लेट के इक्विलिब्रियम इज गिवन और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला तो ये है कि इनॉल बाय कीटो। तो हमने इसलिए लिख दिया इनॉल बाय कीटो ग्रेटर देन 1, और ये उधर गया तो क्या बन गया? इनॉल ग्रेटर देन कीटो। तो ये क्या बता रहा है? ये बेसिकली क्या बता रहा है कि इनॉल ज्यादा है किससे? कीटो से। मीन्स इफ के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कीटो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला चीज के इक्विलिब्रियम की बात हो गई। पता उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि 2 आइसोमर्स आर गिवन है ना, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द के इक्विलिब्रियम वैल्यू लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। तो अब कैसे घुमाया जाएगा? सो अब अगर आप सोचो करिए यहाँ से यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वेश्चन हम कैसे निकालें? ऐसे निकालें। ठीक है, अब केस 2। अब बताओ यहाँ पे बेटा कीटो ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि परसेंटेज ऑफ कीटो, बोलो बेटा, इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल। कब? इफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। अब बताओ बेटा लास्ट केस क्या हो सकता है? आप खुद बताओ मुझे, व्हाट विल बी द लास्ट केस? अगर हम लास्ट केस की बात करें, किसकी बात करें बेटा? लास्ट केस की बात करें। सो लेट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम? ध्यान दो बेटा, सब लोग बोर्ड पे नजर रखो, थोड़ा सा भी नजर इधर नो गड़बड़ होई कहानी। इनॉल बाय कीटो, तो हमने के इक्विलिब्रियम को क्या लिख दिया? इनॉल कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिख दिया बेटा? बताओ कीटो, और एन इक्वल टू क्या है? 1 है। अब ये उधर जाएगा, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटो। कब? इफ, यानी परसेंटेज ऑफ इनॉल इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कीटो, यानी दोनों 50-50% हो जाएंगे। ये भी 50% और ये भी 50। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इन विच केस कीटो इनॉल इज 50-50%, व्हेन के इक्विलिब्रियम इज 1, दोनों बराबर हैं। ओके, तो ये कैसा आ सकता है? बट बेटा ये काम हम कब कर सकते हैं? व्हेन वी नो अबाउट के इक्विलिब्रियम। हम ये काम कब कर सकते हैं? ये काम हम तभी कर सकते हैं, बोलो जल्दी, जब हमें के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पता हो। बोलो समराइज करें तो क्या था बताओ? पहला केस, इफ के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ कीटो। बोलो बेटा। सेकेंड केस क्या था? इफ के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1, बताओ परसेंटेज ऑफ कीटो इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल। एंड थर्ड केस क्या था? इफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1, परसेंटेज ऑफ कीटो इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इनॉल। और एक चीज बताओ आपको, जनरली के इक्विलिब्रियम इज, हो गया लोचा, जनरली के इक्विलिब्रियम इज नॉट गिवन। अरे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ सोचना नहीं यार, इससे आसान चीज क्या हो सकती है? लाइक हमने कहा कि के इक्विलिब्रियम 1000 है। सुनना, ऐसे देता हूं मैं आपको।
फॉर कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम, सुनना, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। सुनना, ऐसे क्वेश्चन देना, ऑप्शन ए परसेंटेज ऑफ इनॉल फर्स्ट इज ग्रेटर देन कीटो, बी लेस देन कीटो, सी इक्वल टू कीटो, डी नन ऑफ दिस। व्हाट विल बी द आंसर? अरे के इक्विलिब्रियम 1000 है मतलब 1 से बड़ा है, के इक्विलिब्रियम 1000 है मतलब 1 से, और अगर 1 से बड़ा है तो इनॉल को कंटेन कीटो से। तो यहाँ पे क्या बताया गया? परसेंटेज ऑफ इनॉल, और इनॉल ज्यादा होगा किससे? कीटो से। परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन कीटो, ऑप्शन ए। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ जरा। क्लियर है ना बेटा बात? सीधे सीधे यूज दिस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मान लो आपसे बोल दिया गया, सुनो जरा सा, आपसे बोल दिया गया फॉर कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम, फॉर कीटो इनॉल इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम इज 10 to the power -4, परसेंटेज ऑफ इनॉल। तो क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो ये काम आप बेटा कब कर पा रहे हो मुझे ये बताओ? when we know about the value of क्या? के इक्विलिब्रियम। तो ये जो 10 to the power -4 है, then percentage of इनॉल इज A greater than कीटो, B less than कीटो, C equal to कीटो, and D none of these। बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है? अगर ये 10 to the power -4 है मतलब ये 1 से क्या है? कम है भाई। अगर ये 10 to the power अगर ये 1000 था मतलब ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है सिंपल दिस में। और ये 10 to the power माइनस कितना है बेटा? इसमें -4 है मतलब ये 1 से क्या है? छोटा है। तो जब ये 1 से छोटा है तो कीटो का, इनॉल का परसेंटेज कीटो से कम हो जाएगा। देखो ना, इनॉल इज लेस देन कीटो, सो इनॉल इज कहाँ है बेटा? इज लेस देन कीटो। और अगर इक्वल दे देता तो बराबर हो जाते, इक्वल दे देता तो क्या हो जाते? बराबर हो जाते। नवनीत कुछ पूछना चाहोगे? निगेटिव से मतलब बेटा क्या समझते हो? दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर को जब आप डिवाइड कर रहे हो, और कॉन्सेंट्रेशन बेटा नंबर क्या एक्चुअली ये क्या है? मतलब नवनीत आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया एक्चुअली में। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपने बेटा सुना है कि ये जो इथाइल अल्कोहल का सोल्यूशन है ये माइनस, इसका मोलैरिटी -1 है, मतलब इसके अंदर -1 मोल है 1 लीटर में। ऐसा होता है क्या कुछ? कॉन्सेंट्रेशन में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, सो कैन नेवर बी नेगेटिव। नोट डाउन था ऑन द बेसिस ऑफ के इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ के इक्विलिब्रियम। मतलब जो ने फर्स्ट क्राइटेरिया यूज किया था, क्राइटेरिया फर्स्ट जो हम लोगों ने यूज किया 1 फॉर परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल। तो बेटा क्राइटेरिया क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट यूज किया। तो अगर आपको के इक्विलिब्रियम दिया है, ऐसे बताओ बेटा, याद हो गया? अगर के इक्विलिब्रियम 1 से ज़्यादा है बताओ क्या होगा? इनॉल ज़्यादा होगा। 1 से कम है कीटो ज़्यादा होगा, बराबर है। क्राइटेरिया 2, सेकेंड क्राइटेरिया, जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था CH3C1O CH3, जब इस कीटो का मैंने इनॉल फॉर्म बनाया था तो कुछ ये बना था। अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, ये कीटो है और ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, अब सेकंड क्राइटेरिया देखने का क्या है? अगर बेटा हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जितने सिग्मा है, जितने पाई है, सब दोनों बराबर हैं। देखा है चेक करके? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर इन दिस कीटो फॉर्म? 3 सिग्मा ये, 3 सिग्मा ये, 6, एक 7 और एक 8, एक 9, 9 सिग्मा 1 पाई। चलो बताओ इधर, ये इतने ही होंगे 9 सिग्मा 1 पाई। देखो जरा, एक पाई तो दिख ही रहा है साफ साफ, और सिग्मा देखो, 2 हाइड्रोजन लगे तो 2 सिग्मा ये हो गया, और 1 सिग्मा ये हो गया, 3 सिग्मा, और 3 कितना? 6, और एक हाइड्रोजन लगा है 9।
तो यहाँ पर भी 9 सिग्मा 1 पाई। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो दोनों तरफ इन बोथ साइड बॉन्डिंग एज ऑलमोस्ट क्या बताओ सेम है, सिग्मा पाई बॉन्ड का ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर दोनों तरफ बॉन्डिंग सेम है तो हम ये बोल सकते हैं कि बेटा दोनों कंपाउंड लगभग दोनों का बॉन्डिंग अगर सेम है। अच्छा एंट्रोपी क्या होता है जरा ये बताओ, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडम। सुनना, अब मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट डालने जा रहा हूँ यहाँ पे, हर चीज को ध्यान देकर। एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ, अगर हम एंट्रोपी की बात करें। अच्छा एक चीज और भी है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब सेम मोलर मास, सेम मोलर मास, यानी कि दोनों का मास भी सेम है। अब पेन रख लो थोड़ी देर के लिए, ये अदरवाइज को समझने में दिक्कत होगी, है आसान बहुत, बट थोड़ा सा ध्यान से एक बात देखोगे तो समझ जाओगे। दोनों का बॉन्डिंग सेम है, दोनों का मास भी सेम है। मोलर मास मींस व्हाट, मास ना, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। तो दोनों का बॉन्डिंग सेम है, दोनों का मोलर मास सेम है, तो दोनों का मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, सोच के बता ना। दोनों का मूवमेंट करने का प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, सेम होगा। मान लो हमने इनोल को यहाँ छोड़ दिया, एक पार्ट के लिए इनोल का पार्ट के लिए यहाँ छोड़ दिया, कीटो का पार्ट के लिए यहाँ छोड़ दिया। अब दोनों का बॉन्डिंग सेम है, दोनों का मोलर मास सेम है, तो बेटा दोनों का मूव करने का ऑलमोस्ट टेंडेंसी भी क्या होगा, सिमिलर होगा। हाँ हमने कहा कि भाई ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, और दोनों को मैंने छोड़ा, तो किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा मूव करने का, जो छोटा वाला है। जो बड़ा वाला है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, दोनों का बॉन्डिंग भी कैसा है, सेम है। तो अगर हम दोनों को छोड़ दें ऐसे सिस्टम में, तो बताओ दोनों का मूवमेंट कैसा होगा, सेम होगा। और मूवमेंट सेम होने का मतलब दोनों का मूवमेंट इज बेसिक, मूवमेंट इज नथिंग, दैट इज एंट्रोपी। जो मूवमेंट होता है उसी को हम रैंडमनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंट्रोपी बेसिकली होता क्या है, एंट्रोपी की अगर हम बात करें, एंट्रोपी इज बेसिकली डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडम मोशन इज कॉल्ड एंट्रोपी, रैंडम मोशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब बताओ अगर मैं यहां पे लिखूं बोथ कीटो एंड इनॉल फॉर्म हैव सेम बॉन्डिंग, बोल सकते हैं, एंड सेम बताओ क्या, मोलर मास, सेम मोलर मास। सो both have almost, yes, almost same movement। ये लिखे पहले हम, सेम मूवमेंट और मीन्स सेम एंट्रोपी। ये बात हाथ उठा के बताओ कितने लोग समझ गए, क्लियरली नहीं आए तो बता देना मुझे। एंट्रोपी का मतलब कुछ नहीं होता, मूवमेंट होता है। बेटा आप ज़्यादा रैंडम हो, तेजी से मूव कर रहे हो उधर उधर, तो आपका एंट्रोपी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। नहीं तो आप ऐसे ही बैठे हुए तो आपका एंट्रोपी कम हो गया। एंट्रोपी जीरो नहीं होता है कभी भी। आपने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पे बोला जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर एंट्रोपी इज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन मतलब -273 केल्विन। क्या ये टेम्परेचर पॉसिबल, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस, क्या ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। सो जो एंट्रोपी आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ यही बोलता है कि फॉर ए कंप्लीट क्रिस्टलाइन सिस्टम, सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंपाउंड कैसा, कंप्लीट क्रिस्टल मतलब एकदम पैटर्न में होना चाहिए, कंप्लीट क्रिस्टलाइन सिस्टम होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 केल्विन मतलब -273 केल्विन। तो उस केस में जो उसका एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगा वो कितना होगा, 0, मतलब वो एकदम भी मूव नहीं करे। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बस वो केवल पॉसिबल है पेन एंड पेपर में, बोर्ड और मार्कर में। बट एग्जैक्टली किसी का भी एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी 0 नहीं होता है, बट थर्ड लॉ ऐसा बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर बात? ओके। तो अब बताओ दोनों का एंट्रोपी बेटा कैसा हो गया, जो सेम हो गया, रीजन बताओ जल्दी से। दोनों का बॉन्डिंग सेम है, दोनों का मोलर मास सेम है, तो ऑलमोस्ट दोनों का एंट्रोपी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ कीटो, या ऐसे लिखें, एंट्रोपी ऑफ कीटो इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ क्या, इनॉल। और चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है बताओ, इधर बेटा इधर इनॉल है और इधर कीटो है, सो हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी ऑफ इनॉल माइनस एंट्रोपी ऑफ
कीटो, और इन दोनों का वैल्यू कैसा है, सिमिलर है। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा था एक्चुअली में, तो अगर इन दोनों का वैल्यू सिमिलर है तो बेटा बताओ ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बन रहा है इनोल और इनिशियल क्या है, ये है। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो डेल्टा एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0। ये तो फिक्स हो गया भाई कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कितना आएगा फॉर कीटोनॉल सिस्टम, 0 आएगा। ओके चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 0 आया तो क्या आया, क्यों आया, क्या करना है इसका, ये सब क्यों कर रहे हैं, समझते हैं इस बात को। बेटा कीटो इनॉल का मतलब यही नहीं कि कीटो बना दिया, इनॉल बना दिया और देखो ये हो गया कीटो इनॉल, है ना। अब देखो क्या क्या कीटो इनॉल में अभी एक और जस्ट के बाद पहले तो समझते हैं कि यहाँ से क्या क्या। अब आप मुझे इतना बताओ बेटा, के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम परसेंटेज ऑफ कीटो इनॉल निकालने के लिए तभी यूज कर सकते हैं जब हमें के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पता होगा। जब हमें के इक्विलिब्रियम पता ही नहीं है तो वी कौन से अबाउट द परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल, बता ही नहीं सकते। अब ये बार इसमें देखते हैं क्या, हम लोगों ने थर्मो में को एक इक्वेशन पढ़ा था, याद करो। हमने कहा था कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी लेस देन 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कितने लोगों को याद है ये बात, सभी को पता है, नहीं तो मैंने लिख भी दिया है कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है पता है ना, फिजिबल। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, क्या होता है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, एसपी बोले इसको शॉर्ट फॉर्म में। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, एसपी। एसपी पता है क्या मैं लिख रहा हूं, एसपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो हो जाता है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हो जाता है। अब क्या मतलब जो हो जाता है, आइदर बाय इनिशिएशन और बाय इटसेल्फ, तो अपने आप हो जाए या फिर एक बार इनिशिएट कर दो तो होता रहे। दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक प्रोसेस कराना है और बोलोगे अच्छा जो हो जाता है वो होता है स्पॉन्टेनियस, तो आपने क्या क्या स्विच दबा दिया और पंखा चलने लगा, तो बोलो एक ही बार तो स्विच दबाया है अब तो चल रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अरे तो बेटा ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर जाती रहेगी तभी तक ये चलेगा। जैसे बिजली चली जाएगी ये बंद हो जाएगा। तो ये चल रहा है तो इसका मतलब समझना कि मैंने स्विच दबाया तो एक ही बार दबा दिया। अरे तो ठीक है, जैसे आपने स्विच दबाया तो आपने इसको एक चीज दे दी जो कंटिन्यूअस जा रही है। कौन सी चीज कंटिन्यूअस के पास जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, दैट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। तो कंटिन्यूअसली फोर्स जा रहा है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये वाला जो फैन चल रहा है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होते हैं बट फोर्सफुली कराए जाते हैं, और जब तक आप कराते रहोगे तब तक वो होते रहेंगे, और जब आप कराना बंद कर दोगे तो वो प्रोसेस होना भी बंद हो जाएगा। एसी चलाते हो आप, बताओ कैसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, जल्दी बोलो। कब तक चलेगा एसी, जब तक हम सप्लाई करते रहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तब तक वो चलता रहेगा, जैसे हम बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना बात, बोलो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैसा प्रोसेस है, बताओ। अच्छा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपको पढ़ा दूंगा और पढ़ते रहो, नहीं ना, नॉट पॉसिबल ना। मतलब मैं जब तक पढ़ाऊंगा तभी तक पढ़ोगे आप, और जैसे मैं बाहर जाऊंगा तो आप बाहर जाके गेम शुरू कर दोगे, है ना, टिकटॉक वाला। समझ रहे हो ना बात। तो आप पढ़ रहे हो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो आपस में क्या शुरू कर दोगे, खिचपिच शुरू कर दोगे आपस में, है ना, खुशबूस बातें शुरू कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ। तो मतलब कौन सी प्रोसेस है ये, हम लोग जो आपस में पढ़ाई ये कर रहे हैं, क्या कौन सा प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सॉरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने पेन लिया छोड़ दिया, इसको पेन लिया छोड़ दिया और अपने आप कहां चला गया, ये नीचे। कैसा प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब आप पूछोगे नहीं अरे इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सुन लो थोड़ी देर के लिए, पेन रखो नीचे, पेन रखो थोड़ी देर के लिए नीचे। अब आप सोचोगे थर्मो का भी कॉन्सेप्ट, थर्मो हर जगह लगती है,
थर्मो हर जगह लगती है। थर्मो एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी लगाओ। इनऑर्गेनिक भी बहुत जगह लगती है, फिजिकल में तो है ही है, ऑर्गेनिक भी बहुत जगह लगी। एक्चुअली मैं टीसीपी मैंने बताया था थर्मोडायनेमिकली कर, एक्चुअली मैं वहाँ पे डिटेल गया नहीं एक्चुअली, और मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ वहाँ पे, जरूरत नहीं उतनी है ना, ठीक है ना, बट वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का ही बात है, इसलिए हम उसको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बोल रहे थे। तो क्या है एक्चुअली में कि मैंने इस पेन को छोड़ा और ये अपने आप कहाँ चला गया, नीचे। तो आप सोचो कि नीचे तो तभी गया जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये नीचे नहीं जाता। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से है? नेचर की वजह से है। किसकी वजह से? सो एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान रखना एक चीज, एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू नेचर इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड। हम नेचर की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम एज एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखो। हम जो लगाएंगे स्वयं हमारा बनाया हुआ चीज की अगर हम यूज करेंगे तो वो फोर्स किसकी तरह काम करेगा? एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। जैसे कि आप देखो ना बेटा, अगर आप अब वाटर ले लो, पानी ले लो, पानी आप यहाँ पे ऊपर से डालना शुरू करो तो उसका क्या टेंडेंसी होगा? नीचे जाएगा। अगर स्लोप और है तो और नीचे जाएगा, और स्लोप है तो और नीचे जाएगा। उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चाय का कप लो आप, एक चाय पीता हूं मैं, जैसे कि वो लेके आता है रोहित, फिर नहीं है आज डेट पे है। अच्छा, आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। गजब भाई, गजब। और आप में से और कितने लोगों ने रखा है? ये तभी लेट आया है। मनदीप आपने रखा है बेटा? राकेश ने रखा है। चलो तो हम लोग थोड़ा स्पॉन्टेनिटी की बात कर लें। राकेश बेटा नहीं शर्माते हैं आप, गर्व, अगर आपने व्रत रखा है तो गर्व से बोलो हाँ हमने व्रत रखा है। क्या हो गया ये दुनिया और ये समाज और ये सबकी परवाह मत करो, व्रत रखा है तो बस ठीक है, रखा है। चलो आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बोला कि जैसे कि मैंने वाटर की बात की कि भाई अपने आप नीचे जा रहा है। चाय का कप मैंने यहाँ पे रखा, कुछ करता हूँ अपने आप ठंडी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कुछ भी नहीं किया, जब चाय गर्म रखी और अपने आप क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो बताओ कौन सा प्रोसेस था वो? स्पॉन्टेनियस। तो डिफरेंस समझ में आया कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है और नॉन। तो स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस होता है जो हो जाता है। सुनो, ऐसे नॉर्मल लाइन में बात समझो इसको, जो आप हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर जगह यूज करेंगे इसका। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो हो जाता है। अब हो जाता है मतलब कैसे? या तो अपने आप हो जाए, या तो एक बार इनिशिएट कर दें और फिर वो होता है। लाइक बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को आप एक बार जला दो, मैं सच बता रहा हूं आपको दोबारा उसको छूने की जरूरत नहीं होगी, अब तक वो पूरा का पूरा जल नहीं जाएगा। दैट प्रोसेस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, बट उसके लिए आपको एक बार उसको क्या करना पड़ा? जलाना पड़ा, इनिशिएट करना पड़ा। बात समझ रहे हो ना? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में या तो आप ड्राइविंग फोर्स तो या तो अपने आप हो जाएगा, बट हाँ किसका यूज नहीं करना है उसमें? कंटिन्यूअसली एक बार लगा सकते हो बट हमेशा नहीं लगाना है। एक बार लगा के छोड़ दो, अगर वो होता जा रहा है दैट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और अगर लगातार लगाने से हो रहा है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे आपने सैंड लिया, मिट्टी लिया, पानी में डाल दिया, बताओ क्या मिट्टी पानी में घुल जाएगा? सैंड पानी में घुलता है क्या? नहीं घुलता है ना, डिजॉल्व नहीं होता है ना। तो दैट प्रोसेस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। आपने शुगर लिया, पानी में डाल दिया, डिजॉल्व हो गया, कैसा प्रोसेस? आई थिंक बहुत एग्जाम्पल हो गया, बात क्लियर है? तो वो हम समझाना चाह रहे थे आपको। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेटा बताओ, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ गिव्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी को बोलते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, मस्ट बी नेगेटिव लेस देन जीरो। अच्छा बेटा एक चीज तो हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं। क्या प्रूव कर चुके हैं? कि डेल्टा एस तो कितना आ चुका है हमारा? जीरो। और एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से, याद है ना भाई? अब ये मत समझना कि हम फिजिकल में आ गए हैं, फिजिकल में भी आएंगे डिटेल में, बट अभी पहले ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ बेटा, ये चीज तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? जीरो। तो हमारे पास अब क्या बचा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अब ये जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डेल्टा एच के ऊपर। एंड व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच इज हीट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आगे बढ़ा जाए, चल यहां पे बेटा हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस।
डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो सिस्टम किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? इक्विलिब्रियम में होता है। क्लियर? तो अब देखो मैं यहाँ पे पूरा थर्मो का कॉन्सेप्ट लगा दे रहा हूँ। अभी कीटोइनॉल की बात हो रही है, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, बट थर्मो देखो कैसे इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। देखो जरा ध्यान से। अब बेटा बताओ, केस 1, इफ डेल्टा एच इज निगेटिव, मान लो हमने ऐसा रिएक्शन लिया जिसका हीट ऑफ रिएक्शन कितना है? निगेटिव है। आप याद करो, हमने हीट ऑफ कंबस्टन बताया था आपको। ऑल द कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे नहीं बताया था? और जीओसी में एक्सेप्ट F2 एंड N2, अगर आपको याद होगा, F2 का कंबस्टन और N2 का कंबस्टन एंडोथर्मिक था। N2 एंड F2 का कंबस्टन एंडोथर्मिक था, एंड ऑल द कंबस्टन रिएक्शंस आर। तो जो भी रिएक्शंस होंगी बेटा उनका डेल्टा एच का वैल्यू पता ही होगा, या डेटा हमें पता होगा। सो इफ डेल्टा एच निगेटिव है तो बताओ बेटा, अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच होता है। अब डेल्टा एच क्या हो गया? यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी भी क्या मिल गया? निगेटिव। मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 मिल गया, मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, सुनना, तो हम बात करें कीटोइनॉल की, कीटोइनॉल की। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे हो कि मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव्स इन, मतलब आगे बढ़ जाओगे तभी तो भाई आप आगे बढ़ोगे तभी तो काम होगा ना। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। आपने पानी को छोड़ा था इनिशियल स्टेज से, तो कहाँ जा रहा था? कि फाइनल जा रहा था कि नहीं जा रहा था? हमने मार्कर को यहाँ से छोड़ा था तो कहाँ गया था? नीचे गया था कि नहीं गया था? तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप सुनना, मैं इसका यूज क्या करने जा रहा हूँ बेटा। कीटोसिनॉल, अब हमने कहा ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा बताओ? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसका डेल्टा जी आ गया लेस देन 0, निगेटिव आ गया, मतलब ये किधर मूव करेगा? और आगे मूव करेगा तो क्या ज़्यादा बनेगा? इनॉल ज़्यादा बनेगा, कीटो कम बनेगा। सो इन दैट केस परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ, बोलो, क्या समझ में आया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होना। तो अब तो कीटोसिनॉल जा रहे थे, तो कीटोसिनॉल बनाना, कीटोसिनॉल को होना, तो कीटोसिनॉल मतलब ऐसे जाओगे ना तो डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब फॉरवर्ड जा रहे हो, काम हो रहा है, ये कीटोसिनॉल बन रहा है ये, तो परसेंटेज अब ये ज़्यादा बन परसेंटेज। अब मान लो सेकेंड केस, क्या? केस 2। केस 2 बेटा हमने कहा कि लेट डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो अगेन व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा एच, बोलो बेटा। अब इसका वैल्यू कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सुनना जरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अब वो आगे नहीं जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो आप बोलोगे स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस इन। तो अगर कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ध्यान रखो स्पॉन्टेनियस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू, अब सुनो फिर से, नेक्स्ट क्या है कि ये कीटो है बेटा और ये इनॉल है। अब इसका डेल्टा जी क्या आ गया बताओ? ग्रेटर देन 0, कैसा आ गया? पॉजिटिव। तब ये फॉरवर्ड जाएगा क्या? फॉरवर्ड जाएगा क्या? प्रोसेस बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेटा अगर ये फॉरवर्ड नहीं जाएगा तो किधर जा सकता है? अब ये बैकवर्ड जा सकता है, दिस विल मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये बैकवर्ड गया तो क्या ज्यादा बनेगा इस बार? जवाब दो भाई। अगर ये बैकवर्ड गया तो क्या ज्यादा बनेगा इस बार? कीटो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कीटो इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ? बेटा ये चीज बताओ, ये कंडीशनल नहीं हो गया? ये कंडीशनल नहीं हो गया? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो डेल्टा जी भी निगेटिव होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इनॉल ज्यादा बनेगा, कीटो कम बनेगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड नहीं जाएगा, किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। और अगर ये बैकवर्ड गया तो क्या बन रहा है? सो कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा होगा। हाँ तो बताओ कितने लोग समझ गए इस बात को? और किसी को भी कहीं भी किसी पॉइंट पे किसी लाइन में दिख रहा है, किस बताओ बेटा? वही तो हम बात करने जा रहे हैं ना अभी। इसका तो क्वेश्चंस किसी भी फॉर्मेट में आएगा ना तो हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में चेक करनी है। क्या किस बेटा एक चीज बताओ, क्या ये पहला वाला समझ में आया? डेल्टा जी इक्वल टू कहाँ पे बताओ? यहाँ पे। चलो हमने कहा कि ये गिवन है आपको, डेल्टा एच का वैल्यू क्या है? गिवन है, पॉजिटिव है। तो बेटा यहाँ से डेल्टा, जब डेल्टा एच 0 हो गया तो डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर था, यानी जो साइन अब डेल्टा जी का होगा वही साइन डेल्टा एच का होगा, या जो साइन डेल्टा एच का होगा वही साइन किसका होगा? अब अगर इसका वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा जी भी क्या होगा? और अगर डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और अगर फॉरवर्ड जाएगी तो क्या ज़्यादा बन जाएगा? इसको इनॉल का ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाके किधर जाती है? बैकवर्ड जाती है। अब अगर बेटा बैकवर्ड गई तो क्या ज़्यादा बना?
तो कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज़्यादा होगा। ठीक है बस। क्या बेटा सबको समझ में आया? पक्का है ना एकदम कंफर्म? डन ना? नो नो। लेकिन अब दिक्कत सुनो, लिख लेना, सुन लो एक बात। अब दिक्कत यहाँ भी क्या है, ये काम हम तभी कर सकते हैं जब डेल्टा एच पता हो। जनरली डेल्टा एच इज नॉट गिवन, मतलब लोचा ही लोचा अभी चल रहा है। बट हाँ, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, इसलिए जाना जरूरी है आपको। तो हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया की बात करें भाई, क्या हम ऐसा कौन सा क्राइटेरिया यूज करें कि हम एग्जैक्टली बता पाए कि कीटो का परसेंटेज कब ज़्यादा होगा। और तो एक्चुअली हम बात करने जा रहे हैं उसी की, बट हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउन, आगे बात करते हैं। तो अब जैसे कि ये जो चीज़ आपने देखा कि पहला रिजल्ट क्या आया कि इफ़ डेल्टा एच निगेटिव है तो डेल्टा जी भी बेटा क्या हो जाएगा, निगेटिव। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस इन व्हाट डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्पॉन्टेनियस इन व्हाट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पॉन्टेनियस है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। सो स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बनता है, ऐसे सोचो जरा सा। अब इनॉल, तो इनॉल ज़्यादा बना, सो परसेंटेज ऑफ इनॉल इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ क्या, कीटो। सेकेंड केस हमने क्या लिया कि इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आया, तो डेल्टा जी भी क्या आ जाएगा, मीन्स प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि ये फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, तो किधर चला जाएगा ये, बैकवर्ड में। किधर जाएगा ये, बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में बताओ कीटो था कि इनॉल था, बोलो ना बेटा। बैकवर्ड में क्या था, कीटो था, तो अब इधर जा रहा है तो कीटो ज़्यादा बनेगा ना। सो परसेंटेज ऑफ कीटो इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ क्या, इनॉल। एनी डाउट? बट फिर से वही, बट जनरली डेल्टा एच वैल्यू इज नॉट गिवन। तो ये क्राइटेरिया हम तभी यूज कर सकते हैं, कब, जब डेल्टा एच पता हो। पहले वाला क्राइटेरिया हम कब यूज कर सकते थे, जब इक्विलिब्रियम पता हो, के इक्विलिब्रियम पता हो तब। तो ये कोई जनरल फॉर्म नहीं बना पाए हम बेटा अभी तक हम कंडीशंस की बात करें कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा बता पाएंगे, वैसा होगा तो वैसा बता पाएंगे, बट एक कोई हमें हमारे पास कोई कॉमन रूल अभी तक नहीं आ पाया है टू डिसाइड द परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनॉल एग्जैक्टली, कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए, किसका ऑर्डर कम होना चाहिए। एक थर्ड क्राइटेरिया भी है यहाँ पर, क्राइटेरिया 3, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, है ना। बट हम इसमें भी बेटा वही चीज़ आएगी, इसलिए हम इसको डिस्कस ना करके हम सीधे फाइनल पॉइंट पे जाते हैं। तो 3 तरह के क्राइटेरिया रहते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या रहता है, इक्विलिब्रियम का। दूसरा क्राइटेरिया थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया रहता है, इसको हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया, जो हम लोगों ने अभी किया। और तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, है ना। इसमें से भी वही आएगा कि भाई ये सब। तो अल्टीमेटली हम अब क्या करेंगे, अब हम एक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, फाइनल कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। सुनना जरा सा बेटा, अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, बेटा सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता है किसी को कितना होता है, 2.4 होता है। सही कि गलत है? कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है, 2.4 होता है कि नहीं, बोलो। नाइट्रोजन कितना होता है, कोई बताएगा? ऑक्सीजन कितना होता है, फ्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट सेम होता है, 3 पॉइंट्स का कुछ तो। हाँ ठीक है। अब सुनना जरा सा, मान लो बेटा हमारे पास एक बॉन्ड है, सुनना, हमारे पास ए और बी का एक बॉन्ड है, सपोज डबल बॉन्ड ए एंड बी है। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अपना पर हम पेन नीचे डाल दो और बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। हमारे पास ए और बी के बीच का बॉन्ड है, तो बेटा अगर ये बॉन्ड है तो इन दोनों का कुछ ना कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बताओ? बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब ये वीक है या स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ होगा कि ये जल्दी टूटेगा या फिर देर में टूटेगा। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है एक्चुअली में, या स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, क्या बात करें इसको, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। अरे भाई अगर बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोलो ना, जवाब दो भाई। अगर बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, करेक्ट है ना। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, या बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। इसको तोड़ना आसान
नहीं। और ये जो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड होता है, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है बेटा, बॉन्ड होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ, जैसे यहाँ पे हम डबल बॉन्डेड की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड ले लेते हैं, कीटोन में डबल बॉन्ड सिस्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑफ डबल बॉन्डेड एटम्स। अच्छा ये बताओ, ये बात कितने लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई जो मैंने लिख दिया, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, एक चीज है मुझे बताओ, अच्छा ऐसे सोचते हैं, एक एटम ए लगा है, एक एटम ए लगा है और एक एटम बी लगा है। अब बेटा अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तो ये वाला एटम भी क्लोज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा बेटा कब हो सकता है? जब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा कब हो सकता है? जब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा ज़्यादा। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कम है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये जब ये खींचेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे तो बॉन्ड भी तो छोटा होता जाएगा, और बॉन्ड छोटा होता जाएगा, और बॉन्ड का साइज जितना छोटा होता जाता है उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बताओ दोनों का डिफरेंस तो ज़्यादा ही आएगा ना बेटा। तो वही मैंने लिखा कि बॉन्ड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बोलो क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड एटम्स। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। पहला एग्जाम्पल देखो जरा सा, हम कीटो इनॉल की ही बात कर रहे थे ना बेटा, कीटो और किसकी बात कर रहे थे, इनॉल। अब मैं यहीं पे नहीं, अब मैंने जितने आपको बताए हैं अब उन सब में हम ये कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप यहाँ से करोगे। ये डेटा याद है? नहीं याद है तो याद कर लेना। कार्बन कितना होता है अभी याद करो, कार्बन 2.4। देखते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3। मैक्सिमम फ्लोरीन का होता है बेटा 4 होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का ऑलमोस्ट। चलो सुनना जरा ध्यान से बेटा जरा, कि अब हम देखते हैं, मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर मोनोकीटो ग्रुप की, मोनोकीटो ग्रुप जिसमें केवल एक ही कीटो ग्रुप लगा हो, ये दिस इज मोनोकीटो ग्रुप। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले ही, जनरली मोनोकीटो ग्रुप्स आर more stable than enol। सुनना, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, प्रूव भी कर रहा हूँ। फिर रखो बेटा, अब ये सब, ये टर्टोमेरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सब चीज़ें एकदम डिफरेंट चीज़ें नहीं आपको लग रही है, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम अलग तरीके से ही है पूरा का पूरा। जनरली मोनोकीटो ग्रुप्स आर मोर स्टेबल देन इनॉल। अच्छा एक चीज बताओ, कीटो ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है, इनॉल कम है? किसका कंटेंट ज़्यादा होगा, कीटो का या इनॉल का? किसका? अरे कीटो ज़्यादा स्टेबल है, इनॉल कम स्टेबल है। किसका? जो ज़्यादा स्टेबल है उसका कंटेंट भी ज़्यादा होगा। सो जनरली मोनोकीटो ग्रुप्स आर मोर स्टेबल देन इनॉल। तो मोनोकीटो ग्रुप ज़्यादा स्टेबल है किससे? तो किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा? सो परसेंटेज ऑफ कीटो। और कीटो में भी हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? मोनोकीटो ग्रुप, जिसमें एक ही कीटो ग्रुप लगा हो, इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल। अब इस चीज़ को मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, कैसे करके भी दिखा रहा हूँ कैसे। देखो देखो बेटा, हर चीज़ जो है ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आती है, वो चीज़ हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी होती है एक्चुअली में। अब ये समझ लो कि जैसे हम लोगों ने आइसोमेरिज्म निपटाया फटाफट, उसके बाद फिर आपका मैं सीक्वेंस बता देता हूँ क्या करना है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट थोड़ा सा लीक से हट रहा हूँ, इधर देखना। आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद मैं पता आपको क्या पढ़ाऊँगा, जस्ट इसके बाद मैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट पढ़ाऊँगा आपको तुरंत। ग्रिग्नॉट रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में भरा हुआ है, क्योंकि आपका जेईई मेन आ रहा है ना, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन क्लिक कर जाएंगे। मैं उस बेसिस पे थोड़ा आगे बढ़ूंगा। और हालांकि सीक्वेंस भी है, जो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस हैं,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, प्रॉपर असाइनमेंट के साथ ये पढ़ा दूंगा। फिर जितने भी केमिकल टेस्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इतना करा दूंगा। और अगर इतना करा दूंगा ना, इतना, तो इसी में से आपका 95% हाइड्रोकार्बन अपने आप खत्म हो जाएगा। 95% जैसे आपने पढ़ा होगा ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये सब बेस रिएजेंट है नहीं, दुनिया भर की लिमिक्स रिएजेंट, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि इसमें मैक्सिमम रिएजेंट आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपकी जेईई मेन में डायरेक्ट हेल्प कर जाएंगे। तो इस बार का ही पेपर में काफ़ी स्कोर कर पाओगे आप केमिस्ट्री। तो जैसे हम आइसोमेरिज्म खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, ये खत्म करेंगे, और इतना खत्म करने से आपका जो सरप्राइज टेस्ट होने वाला है आपका जो सरप्राइज टेस्ट होने वाला है वो अच्छा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, है ना? उसके बाद फिर वो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और इतना कराने के बाद आपका ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब वहीं पे कवर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये काम करेंगे हम लोग आगे। 100 सारे रिएजेंट, सब सर आप याद करो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, वो सब है ना, कीटोन का बहुत सारे टेस्ट होते हैं, देयर आर सो मेनी, जितने भी टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट, वो सब एक साथ बताऊंगा, सारे टेस्ट एक साथ। इसमें नेम रिएक्शन बेटा बहुत सारी आ जाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। फिजिकल तो आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है ना। यस, बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग हो गया है आप लोगों का। नहीं, झूठ मत बोलो। नहीं, लेकिन क्लास में पूरा हो चुका है ना। नहीं, मुझे एक मेरी बात का जवाब दो सर। क्लास में आपका बॉन्डिंग हो चुका है कि नहीं हो चुका है? करेंगे हम लोग, चलो। तो ये अच्छा, इसकी बात करते हैं बेटा जरा, कैसे, है ना? तो मैंने फिर से लिया पहला सिस्टम, कीटोइनॉल की ही बात कर रहे थे हम लोग। मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखना बेटा जरा सा ध्यान से सब लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये कौन सा फॉर्म है बताओ जल्दी से? मोनोकीटो। मैं बार बार मोनोकीटो बोल रहा हूँ, मतलब समझना, कुछ ना कुछ जिसमें बार बार बात करूँ ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। मोनोकीटो। और इसके बाद इनॉल फॉर्म बेटा इसका क्या था? ये था 1 2 3, ठीक है बेटा? सुनना जरा ध्यान से। डबल बॉन्डेड सिस्टम को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले जल्दी से, क्योंकि जब हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। जब वो रेड वाला, अच्छा, ओह, ढूंढा गली और निकला। ये डबल बॉन्ड सिस्टम, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक क्या आप इधर जा पाओगे? नहीं। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक आप इधर जा पाओगे? नहीं। तो इधर उधर जाने के लिए कौन से बॉन्ड को तोड़ना होगा बेटा? डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा, इसलिए हम उसी को फोकस कर रहे हैं। बता रहे जरा सा, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के बताओ उधर से, 2.4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2, अरे ऑक्सीजन 3.5। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? END बोल रहा हूँ। व्हाट इज END? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये है 2.4, ये है 3, तो 3.5 माइनस 2.4 बोलो बेटा कितना? 1.1। जिसका, राकेश बेटा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। सुनना लॉजिक अब क्या है। अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये कितना है? मजाक हो गया, 2.4। ये कितना है? 2.4। एंड व्हाट इज END? 2.4 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0। सोचो कि कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी आया। अब जरा बताओ बेटा, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.1 है। सो दिस इट इज हैविंग मोर END, और इसका END तो कितना है? यस, लेस END बोल दो, लेस END, या फिर कितना है? 0 है। अब जिसका END ज्यादा होगा, मोर END लिख दो यहाँ पे। जिसका END ज्यादा होगा, सुनना सब यही छिपा हुआ है। और जितने मैंने 9 टाइप्स के बताए थे ना आपको, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, सब में ही लगेगा, मतलब फटाफट एक लाइन में आप आंसर हम देंगे कि कोई किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो अब जरा बताना मुझे, तो बेटा बताओ,
इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया कि नहीं ज़्यादा हो गया नवनीत? इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है, तो क्या आसानी से टूटेगा? और अगर ये आसानी से नहीं टूटेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई टूट गया तो क्या स्टेबल, जो नहीं टूटा वो स्टेबल, तो आसानी से नहीं टूटेगा, मोर एन डी है इसका, तो बताओ इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और इसका एन डी 0 है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो ये लेस स्टेबल होगा। तो बताओ ये आसानी से टूट रहा है, सुनना बेटा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ एक लाइन में, अगर ये आसानी से टूट रहा है तो तुरंत इधर जाएगा ना टूट के, और ये टूट ही नहीं रहा है तो इधर, तो बताओ कौन ज़्यादा होगा? कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा? कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा कि इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा? बोलो बेटा कीटो, क्योंकि भाई ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है लेकिन ये टूट जा रहा है तो ये इधर आने लगेगा, टूट रहा है तो बेटा जल्दी कन्वर्ट होकर इधर आएगा ना, तो विच विल बी मोर, यानी कि so percentage of keto is greater than percentage of enol। तो ध्यान रखो कि जो मोनो कीटो ग्रुप्स होते हैं वो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, कीटो ग्रुप्स जो होते हैं वो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? हाथ उठाओ। ये ईएनडी का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? ईएनडी का पक्का? अब जल्दी नोट करो बेटा, थोड़ा तेजी से नोट करो, अब फटाफट वो जितने भी हैं सब खत्म करते हैं। तो अब से देखो फाइनली हम लोग, अच्छा बेटा भाई एक चीज बताओ, अब मुझे सबसे एक बात और सुननी है मुझे, हमने पहले कौन सा क्राइटेरिया लगाया था? तो वो तो तभी यूज कर सकते हैं जब दिया होगा। फिर दूसरा क्या लगाया? थर्मोडायनेमिक डेल्टा एच दिया होगा तभी कर पाएंगे, इसमें किसी की जरूरत है? ये तो हमको पहले से याद। सो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एनीवेयर, तो आ गया ना फाइनल रिजल्ट कि हमें करना क्या था कि कंटेंट ज़्यादा किसका होगा और किसका कम होगा यहाँ से। इसलिए जो मोनोकीटो ग्रुप्स होते हैं वो इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बेटा यहाँ पे एक रीजन हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? एक सेकंड लिखा ना, पहले रुको बेटा, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। इन बोलो बेटा, पहले सब लोग इधर देखो, इन मोनोकीटो ग्रुप, इन मोनोकीटो ग्रुप, एक कोई नहीं लिखेगा, पहले मेरी बात सुन मैं क्या लिख रहा हूँ। इन मोनोकीटो ग्रुप C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी इज मच मोर। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, सो मोर बॉन्ड, बोलो बेटा स्ट्रेंथ, मोर स्टेबल बॉन्ड विल नॉट ब्रेक easily to form enol, so percentage of keto will be more than enol। स्टेटमेंट देखो सही है एकदम, पढ़ो बेटा क्या स्टेटमेंट है, देखो एग्जैक्टली सही है। इन मोनोकीटो ग्रुप CO बॉन्ड एनर्जी इज मच मोर, सो मोर बॉन्ड इन स्ट्रेंथ, मोर स्टेबल बॉन्ड will not break easily to form enol, so percentage of keto will be more than enol। क्लियर? ये मैंने समझाया कि उसका बॉन्ड जब टूटेगा ही नहीं तो इनॉल कहाँ से बनाएगा, तो इसलिए कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। आ रही समझे बात? गुड। पहला था, सुनो यहाँ पे पहला लिख लेते हैं। पहला क्या था बेटा बताओ, कौन सा सिस्टम? कीटो इनॉल। कीटो इनॉल में हमने बात किया मोनोकीटो की। किसकी बात किया? मोनोकीटो की। तो वहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिला कि परसेंटेज ऑफ कीटो
इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इनॉल। मिला? सेकेंड चलो नाम बताओ क्या था? नाइट्रोसो। बोलो क्या? ऑक्साइम। यही था नाइट्रोसो। याद है क्या था? एन डबल बॉन्ड एन था, एन डबल बॉन्ड ओ था नाइट्रोसो। सबका पेन नीचे होना चाहिए एकदम। सब लोग अपने अपने पेन नीचे डाल दो, सब लोग अपने अपने पेन नीचे डाल दो और एक साथ खत्म करते हैं। आप लोग साथ साथ बात करते हुए इसको समझाते हैं और खत्म करके फिर एक साथ नोट करो आप, ठीक है ना? तो अब जरा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बेटा आपने ये लिया था, ध्यान दो। अच्छा ट्रिक वही यूज करेंगे, ट्रिक वही यूज करेंगे। छोटा सा कंपाउंड लेते जाते हैं, छोटा छोटा। CH3 C CH2 और N डबल बॉन्ड O। बोलो, या इसी को सीधे सीधे CH3 लेना है, बस हो गया। किसको नंबर 1 दे? बोलो 1 2 3। डबल बॉन्डेड को हम क्या देते हैं? क्या तरीका बता दें कि 3 से हाइड्रोजन निकल के 1 पे जाएगा, 3 से हाइड्रोजन निकल के 1। अच्छा बेटा याद है ना, जितना भी मैंने सब बताया था, मैंने आपको बाद में एक क्लासिफिकेशन और दिया था, कैटाइनोट्रोपी एंड एनाइनोट्रोपी। एक को छोड़ के बाकी सब कैटाइनोट्रोपी थे, तो सब में हाइड्रोजन मूव करा था, अगर आपको याद होगा तो बहुत सिंपल हो गया भाई, हाइड्रोजन ही तो मूव कराना है। और एनाइनोट्रोपी का वो रिंग चैन वाला था। तो इसमें क्या है कि 1 2 3, बताओ बेटा क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड तो 2 1 से 2 3 में शिफ्ट कर जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और यहाँ चला जाएगा। तो बताओ क्या इसको CH2 कर दूं और ये डबल बॉन्ड इधर लगा दूं N, और ये क्या बन जाएगा? OH। बताओ, ये तो ऑक्साइम था। ये काम बेटा बताओ, सच बताओ, अब कोई बॉन्ड ऑन तोड़ने की जरूरत आपको कभी पड़ेगी? जैसे मैंने आपको रेजोनेंस में ट्रिक बताया था ना, सिमिलरली आप यहाँ पे कीटो मतलब टोटोमेरिज्म भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। चलो अब किसको फोकस किया जाए जल्दी से? सारे खत्म करने हैं वहाँ तक में आज भी, पूरे का पूरा। और कोई भी बेटा किसी का भी पेन नहीं चलेगा, सब लोग अपने पेन ऐसे। बेटा मनदीप नहीं मानेगा बेटा, तुझे जेई की कसम है। अब चलो जल्दी से बताओ बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, इसका एन का कितना होता है? बोलो अब सब लोग यहाँ पे नजर रखो, सब लोग। कितना बेटा? 3.0 3.0 ऑक्सीजन। END सीधे लिखूं 0.5 0.5। चलो इसका कितना होता है? 2. इसका सो END 0. अब आप देखो जरा सा खुद, जिसका END ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा, खत्म बात। जिसका END ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा। और बताओ इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं आपको? सो विच वन हैज मोर परसेंटेज? अरे भाई ऑक्साइम, इनॉल क्या बोल रहे हो? इनॉल बोल रहे हो, ऑक्साइम। और ये क्या था? नाइट्रोसो। तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्साइम इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोसो। आसान है ये, बढ़िया मस्त ट्रिक है कि नहीं? एकदम सीधे परसेंटेज बता सकते हैं। बट हम ये सब खत्म करने के बाद वापस हम पहुंचेंगे कहाँ पे? और फिर वही डिस्कस करके खत्म करेंगे टोटोमेरिज्म। कीटोइनॉल ही इसमें मेजर पार्ट है एक्चुअली, 80% कीटोइनॉल है। अब थर्ड नंबर बताओ क्या था? इमाइन, इनामाइन, इनामाइन। और इमाइन का मैंने आपको बताया था कि वो होता है C डबल बॉन्ड NH CH डबल, यही था ना? ये था इमाइन। चलो बढ़े आगे। शायद मैंने पेन रखने के लिए मना किया ना सबको। आपका फ्रेंड नहीं आया बेटा हिमांशु? चार्ज मोबाइल फुल चार्ज है। अच्छा आप और शुभम एक ही स्कूल में थे क्या? कौन 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 आप थे? वो वही चार्जर वो साथ था, वो मतलब वैसे साथ था। आज जो मेट्रो में चार्जिंग करा था, मेट्रो आ गई, चार्जर लानी पाया तो मेट्रो में आ गई। कल मैं शुभम का वो देख रहा था, वो वीडियोस वगैरह, तो उसमें हाँ देख रहा था। नहीं अभी वो अब बना लिया जाए भाई। चलो तो सीधे CH3 लगा लिया जाए। CH डबल बॉन्ड क्या बेटा बताओ? NH। नंबर 1 किसको दे? राकेश नंबर 1 बताओ बेटा किसको दे? नंबर 1 किसको दे? नंबर 1 देना बेटा। इसको दे या इसको दे? NH को, कि जो डबल बॉन्डेड है उसी को नंबर 1 दे दे। गजब। 1 2 3 लक्ष्य बेटा
लक्ष्य से भटकना नहीं है, टारगेट यहाँ है बेटा, और ये टारगेट पूरा करोगे तो फिर कौन सा टारगेट पूरा होगा? आगे वाला। ओके चलो, क्या ट्रिक था जल्दी बोलो। ये 2 1 से 2 3 और ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाएगा, तो बताओ क्या बनाएगा? ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये क्या बन गया? बोलो बेटा, CH और NH2। व्हाट इज दिस? दिस इज इनामाइन एंड दिस इज इमाइन। सो दिस इज इमाइन एंड इनामाइन सिस्टम। लास्ट टाइम तो मैंने केवल नाम लिखाए थे, कॉन्सेप्ट तो अब आया। चलो डब्बे में बंद किया जाए इसको बंद कर दिया, इसको बंद। मुझे आपको नहीं लगता कि ये तो 0 हो गया, क्योंकि कार्बन यहाँ पर भी 2.4 है, यहाँ भी कार्बन 2.4 है, सो END जो आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। अब इसका तो 0 नहीं आएगा। विच वन इज मोस्ट स्टेबल? जल्दी बताओ। तो ये 2.4 और ये कितना? 3.0। सो इसका END बेटा कितना आया? 0.6 आया। और जिसका END ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। सो परसेंटेज ऑफ क्या बताओ? इमाइन इज मोर देन इनामाइन। क्लियर? नेक्स्ट बताओ जय बेटा, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्या था? नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप हमें पता है NO2 ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है। बनाया जाए इसमें, यहीं पे खत्म करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको। हमने लिया यहाँ पे CH3 N डबल बॉन्ड O, ये ठीक है बेटा। हाँ फिर से मैं पूछूंगा बेटा, आप बताओ नंबर 1 किसको दें? इसको नंबर 1 दे दें तो 1 2 3। बताओ बेटा क्या तरीका था? थोड़ी देर रोहित रुकता भी आज, लेकिन क्या करे, क्यों रुके? किसके लिए रुके? एक्चुअली में किसके लिए रुके, है ना? तो जिसके लिए रुकना था वो तो आज है नहीं। ओके तो 1 2 3। अब बेटा बताओ अब बताओ, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड N, और इसको तो ऐसे रहने दो, और ये डबल बॉन्ड हट के इधर आ गया और इधर बन गया OH। चलो बंद किया जाए भाई, इसको बंद कर दिया। ओके चलो बताओ बेटा इसका, हाँ मतलब ये किसका नाम क्या है बेटा? नाइट्रो, और ये क्या है? एसी नाइट्रो। इसका कितना है? 2.4। इसका कितना है? 3.0। बेटा इसका कितना है? 3.0, और इसका 3.5। व्हाट इज END ऑफ दिस? 0.5। व्हाट इज END ऑफ दिस? बोलो 0.6। विच कंटेंट इज मोर? सो परसेंटेज ऑफ AC नाइट्रो इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ। बेटा कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है सभी को? गुड, जल्दी खत्म करो। नेक्स्ट बताओ 5 नंबर क्या है? जल्दी बोलो। 12 से पहले कोई और एक कर लो। पैराटोमेरिज्म में ऐसे ही हो जाएगा, पता है, उसमें हमें END की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी क्यों नहीं है वो भी बता देते हैं। हाँ वो बात चूंकि आ रही बात तो बात कर ही लेते हैं। पैराटोमेरिज्म में बेटा क्या हो रहा था, याद करो, ट्रिक याद है? यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5। ये कौन सा नंबर था? ऑड नंबर था। ऑड नंबर, ये 5 से कहाँ जाता था हाइड्रोजन? जो हाइड्रोजन वो 5 से कहाँ जाता था? 1। और जितने भी बेटा डबल बॉन्ड थे सब एक एक स्टेप नीचे आते थे, दैट इज स्पेस एटॉमर्स। तो बताओ क्या बनाएगा ये? पहले स्केलेटन बना लो इसका, तो इसको वैसे ही लिख लो, इसको वैसे लिख लो। अब बताओ ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड एक स्टेप शिफ्ट करो, यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इसमें हमें END FND नहीं लगाना है, END FND नहीं लगाना है इसमें। क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज दिस कंपाउंड्स बिकम्स एरोमेटिक ना भाई, एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। यहाँ sp3 है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब अगर एरोमेटिक ही बन गया तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 99.99% यहाँ पे इनॉल होता है।
बिकॉज ऑफ दिस हाईली एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो इसमें END नहीं लगाना था। अगर आप END लगाते तो पता है ये ज़्यादा होता, नहीं होता क्या? अरे यहाँ भी कार्बन, कहाँ लगाते END इसमें? तो हर जगह डबल डबल है, और जहाँ जहाँ भी डबल डबल है वहाँ पे हर जगह कार्बन है, तो END 0 आता। और इसमें जो END अगर आप इसका लगाते तो END 0 नहीं आता, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता ना। सो अकॉर्डिंग टू END कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो जब कभी भी अच्छी बता बेटा, जब एरोमेटिसिटी आ जाती है तो कुछ भी काम नहीं करता है। जब एरोमेटिसिटी आ जाती है तो पावरफुल होता है भाई, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वहाँ पे हम फिर वो काम। तो स्पेस ऑटोमर्स की बात अगर हम करें तो आप देखो जनरली स्पेस ऑटोमर्स में एरोमेटिक कंपाउंड ही बन रहे थे, अगर आपको याद होगा। जनरली जो हम स्पेस ऑटोमर्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जनरली क्या बन रहे थे, अगर हम रिंग साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें। सो हियर ड्यू टू, बेटा नहीं बात नहीं, ड्यू टू एरोमेटिक नेचर ऑफ फिनॉल percentage of enol is much more greater than percentage of क्या बताओ कीटो, and that is how much 99.9। बहुत सारी बुक में ऐसे लिखा है अप्रोक्सीमेटली। 100%। अब अगर 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि 100% हो गया तो रिएक्शन तो खत्म हो जाएगी, जबकि हमने बताया था कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो अप्रोक्सीमेटली 100%, मतलब ऑलमोस्ट फिनॉल। तो बेटा क्या रीजन यहाँ पे आया? बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। चलो जल्दी नेक्स्ट बताओ। अमाइड एंड इमाइडो, अमाइड एंड इमाइडो। अमाइड तो आपको पता ही है CONH2 ग्रुप होता है। बोलो बेटा, CONH2 ग्रुप। बेटा पाप लगेगा अगर नोट किया तो, पाप लगेगा, ध्यान रखो अगर नोट किया तो। चलो तो ये हो गया हमारा CH3CONH2। अब हमें इसका, ये हमारा अमाइड है, और इस अमाइड को हमें इमाइडो में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इमाइडो में। यस बेटा, आपसे ही पूछता हूँ, बताओ बेटा नंबर 1 किसको दें? गजब है। नंबर 2, नंबर 3 इसको या इसको, क्योंकि ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है CO से अल्फा कार्बन पे। तो ये भी, ये पता है नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होता है, एसिडिक होता है, तो दैट विल बी 3 नंबर। अब ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कर दो तो क्या हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड, क्या सॉरी OH और डबल बॉन्ड बंद कर दो भाई बॉक्स में। चलो बताओ ऑक्सीजन कितना, कार्बन कितना, कार्बन कितना, नाइट्रोजन कितना, व्हाट इज द END? 1 पॉइंट। मैंने कितना लिख दिया? हाँ बताओ, इधर बताओ हैं, व्हाट इज END? कितना? जहाँ पे END ज़्यादा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा, तो परसेंटेज ऑफ अमाइड, परसेंटेज ऑफ अमाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ इमिडो। नेक्स्ट 7 नंबर, गजब भाई, हाइड्रोजन। ये जो होता है N डबल बॉन्ड N। इसके बाद आपका फंक्शनल था, रिंग था। तो फंक्शनल और रिंग तो छोड़ ही दो, क्योंकि रिंग तो डिफरेंट चीज़ ही है ना। तो हम लोग यहीं तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? एजो और हाइड्रोजन तक। बाकी वो जो बता दिया बस उतना ही, उसमें ध्यान रखो। सो एजो हाइड्रोजन इधर कर लिया जाए, जगह है इधर, यहाँ करते हैं। यहाँ कोई दिक्कत है आपको? कोई कष्ट तो नहीं है यहाँ पे? मंदी फंसा ठीक है ना? ओके चलो। सो एजो CH3N डबल बॉन्ड N, ठीक लिख दिया क्या? ठीक लिखा कि नहीं लिखा? और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1 2। नंबर 1 कौन सा कंपाउंड है ये? क्या बनाना है? हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ले जाए और हाइड्रोजन यहाँ ले जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड NNNH2। सही है क्या? नवनीत बताओ बेटा, ठीक है ये? सही है? हाँ देख लो,
सही सही है। अब लोनी ने बोल दिया सही है तो हम कोई गलत नहीं कर सकता है क्योंकि उसने सोच के बोला है। तो ये है, और बेटा ये है, शायद दिख गया होगा आपको कहानी। ये नाइट्रोजन है बेटा, ये 3.0 होता है, ये भी नाइट्रोजन है 3.0 होता है, ये कार्बन ये 2.4 होता है, और ये नाइट्रोजन 3.0 होता है। बताओ बेटा इसका END और इसका END बताओ 0.6 मोर END। सो परसेंटेज ऑफ, जिसका नाम बेटा क्या था एजो, और ये क्या था हाइड्राजोन। गजब भाई, एकदम मस्त जा रहे हो आप। सो परसेंटेज ऑफ क्या, हाइड्राजोन इज गिवन परसेंटेज ऑफ। शाबाश राकेश बेटा, गुड, जियो मेरे लाल। हो गया, नो डाउन, कसम कसम वापस ले ली मैंने।